Hi student, so today we will learn real numbers of class 10 chapter 1। तो रियल नंबर में हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली, इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। जैसे हम लोग क्लास 6, 7, 8 में प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे नंबर का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी। दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी नंबर को, जैसे होल नंबर को जोड़ते हैं और रिजल्ट में होल नंबर आए तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे है, एक क्लोजर नियम को फॉलो कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत सारे, तो ये सब हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं। तो कुछ दो प्रॉपर्टीज़ क्लास 10th में भी पढ़ना है, और उस दो प्रॉपर्टीज़ का नाम है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ डिवीज़न करना है नंबर के साथ। तो ये प्रॉपर्टीज़ कहता है, ये लॉ कहता है कि यदि हम किसी नंबर a को किसी दूसरे नंबर b से डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर देता है r, और वो r हमेशा b से छोटा होता है। ये कहना चाह रहा है कि कोई नंबर a है, उसे जब हम किसी नंबर से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कहा, ये तो सिंपल सी बात है, हम लोग सभी जानते भी हैं अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो, कि जैसे कि ये हमेशा छोटा ही होगा। अगर मान लो ये बड़ा होगा तो एक बार में लगा देगा, दो बार में लगा देगा। अगर ये इसके बराबर होगा तो एक बार में ला के ख़त्म कर देगा। तो इससे छोटा होगा तभी तो ये नहीं लगा पाता है। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम 6 लेते हैं, यहाँ पे 19 है, 6 3 जा 18, एक आया ना हमेशा छोटा। अगर मान लेते ये 6 आता, मान लो कि 6 आता तो एक बार में लगा देते, 6 से बड़ा आता तब भी एक बार में लगाते, दो बार में लगा देते, तो ये हमेशा छोटा ही आएगा। तो ये कह रहा है, यही है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो ये होता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। अच्छा, ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को नाम को समझते हैं। यूक्लिड्स मतलब यूक्लिड का कोई एक साइंटिस्ट थे, उनका ये तरीका है। डिवीज़न तो डिवाइड करना। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम वर्ड होता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है कोई प्रोसेस, कोई तरीका जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एल्गोरिदम। तो यहाँ पे एल्गोरिदम क्यों आया है, तो ये जो अभी हम लोग पढ़ें यूक्लिड डिवीज़न को, वो क्या पढ़ें कि किसी नंबर को किसी नंबर से भाग देंगे तो कुछ ऐसा रिमाइंडर आएगा जो वो छोटा होगा b से। तो इस तरीके को, इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं HCF निकालने में, HCF निकालने में यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एल्गोरिदम आया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं 62 एंड 18, ये दो नंबर है हमारे पास। तो इसका HCF क्या है, तो हम ऐसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये 3 से डिवाइड किए और रिमाइंडर आया 8। ये 8 हमेशा 18 से छोटा है। ये हुआ, यहाँ पे एक ये जो इसका प्रोसेस था यहाँ पे लगाएं। इसका जो ये जो प्रोसेस है ना, एल्गोरिदम क्या कह रहा है वो हम बताना चाह रहे हैं। तो कोई एक नंबर था, 18 से डिवाइड किए, तीन बार में डिवाइड हुआ और 8 रिमाइंडर आया। ठीक है, अब फिर से ये प्रोसेस लगाते हैं 18 और 8 के साथ, फिर से लगाएंगे। ये जो बार बार हम लोग, ये इसका जो तरीका था, ये जो बार बार हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं ना, टू फाइंड सम प्रॉब्लम, सम सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम, तो इसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, ये जो हम बार बार इस तरीके से कर रहे हैं ना, एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, एक इसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, उसको भी एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एल्गोरिदम है, और ये डिवीज़न वाला एल्गोरिदम है। डिवीज़न बार बार कर रहे हैं तो इसलिए यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम है।
आगे पढ़ोगे तो एक और टर्म आएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो लेमा क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो क्या होता है कि इसमें क्या है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है कि हम लोग डिवीजन को बार बार करना ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। और ये जो एक जो हम लोग यहाँ पे डिवीजन किए थे, एक नंबर था मेरे पास 62 और 18, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 18 इंटू 3+8। तो इस तरीके से लिखने को ही हम लोग लेमा कहते हैं, कि कहा जाता है, लेमा कहता है कि देयर इज सम नंबर ए एंड बी, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं वेयर 3 and 8 एग्जिस्ट एज ए यूनिक नंबर। 3 और 8 की जगह पे ऐसा नहीं कोई और भी रख सकते हैं, नहीं, 3 और 8 ही रखाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये होता है लेमा। तो बार बार हम हर स्टेप में बार बार लेमा यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी लेमा यूज किए, 62 और 18 के साथ ऐसे लिखे ना, फिर 80 और 18 के साथ ऐसे लिखे, इसी को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। तो बार बार लेमा कर रहे हैं, और ये जो बार बार लेमा करते हैं उसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होगा कि यदि कोई दो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, तो देर मस्ट बी सम यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, और that can be written in the form of this way. So given R where R is less than B, बट जो यहाँ पे लेस देन बी है वो कितना लेस रहेगा, आर कितना नीचे जा सकता है, बी से छोटा है पर कितना छोटा, जीरो से छोटा नहीं हो सकता, और कभी कभी रिमाइंडर जीरो भी आता है, इसलिए जीरो के बराबर भी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि आर जीरो से बड़ा है और बराबर है, और आर बी से छोटा है। तो ये हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा, और ये हुआ एल्गोरिदम। यहाँ पे ये लेमा है, एक और लेमा है, एक और लेमा है, और इस पूरे बार बार लेमा लगाकर हम एचसीएफ निकालते हैं। इस मेथड को एल्गोरिदम कह रहे हैं। एल्गोरिदम सिर्फ इसी को नहीं कहते, वो हर स्टेप या मेथड को एल्गोरिदम कहते हैं जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पर यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी एल्गोरिदम लगा रहे हैं, एल्गोरिदम बोल रहे हैं। डिवीजन का एल्गोरिदम है, बार बार डिवीजन करके हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और वो प्रॉब्लम में सीएफ निकालना हुआ इन दोनों का। तो ये है दोनों के बीच का अंतर। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक प्रॉपर्टीज है रियल नंबर का, इंटीजर का, है ना। और वो प्रॉपर्टी ये है कि यदि एक नंबर है उसे हम जब ए से बी से डिवाइड करेंगे, कोई एक नंबर है जिसे हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा और क्वोशिएंट आएगा, एक वो रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होता है डिवीजर से। और इसी से रिलेटेड एक टर्म था यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये भी एक्सप्लेन कर दिए। ये जैसा कि अभी आप देखे ही कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम करते हैं एचसीएफ निकालने में। तो अब अगले प्रॉपर्टी में चलते हैं, डेट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये प्रॉपर्टी 1 हुआ, और यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 हुआ। फंडामेंटल मतलब बेसिक, आधारभूत, है ना। जो किसी चीज़ का सोर्स हो, मेजर कॉज हो, मेन हो, उसे हम फंडामेंटल कहते हैं। थ्योरम सिद्धांत ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्या होता है? तो अरिथमेटिक अगर हिंदी जानोगे तो अरिथमेटिक होता है अंक गणित। अंक गणित क्या होता है या अरिथमेटिक क्या होता है? तो हम लोग बचपन से जो भी पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं सम, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन,
ये सब जोड़ना घटाना, ये सभी के सभी अरिथमेटिक में आते हैं। जैसे मैथ्स के इस तरीके से साइंस को हम लोग बांटे हुए हैं, ऑप्टिक्स में, मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, मॉडर्न फिजिक्स में, अलग अलग तरीके से हम लोग फिजिक्स को बांटे हुए हैं। केमिस्ट्री को भी 3 भाग में बांटे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजी को भी बांटे हुए हैं, बॉटनी, जूलॉजी। उसी तरीके से मैथ्स भी बांटा हुआ है। मैथ्स के भी कुछ ब्रांच होते हैं और उसमें है अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे इस तरीके से हैं। तो उसमें स्टार्टिंग होता है अरिथमेटिक से। हम लोग सबसे पहले अरिथमेटिक ही सीखते हैं। तो ये क्या कहता है, ऐसा क्या जोड़ने घटाने में कौन सा प्रॉपर्टी छूट गया जो हम लोग पहले नहीं पढ़े हैं? तो इसमें कहता है कि कोई भी जैसे कंपोजिट नंबर है, कोई भी नंबर है कंपोजिट नंबर है, उसको हम एक यूनिक नंबर में उसका एक यूनिक नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यूनिक मतलब खास, को इसके जैसा कोई नहीं, और यूनिक नंबर ही नहीं, यूनिक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो जैसे कि एक फॉर एग्जांपल से समझाते हैं, इजीली समझ में आएगा। जैसे 12 एक कंपोजिट नंबर है और इसे हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 इस तरीके से करेंगे, × 3, ये हुआ। तो यहाँ पे देखोगे तो ये सभी के सभी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में है, बट ये यूनिक है। यूनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट सिर्फ 12 का ही होगा। दुनिया में और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 × 2 × 3 के टर्म में लिखे। सिर्फ 12 को ही ऐसे लिख सकते हैं, यूनिक प्रोडक्ट फॉर 12। ठीक है, और यूनिक प्राइम प्रोडक्ट, प्राइम लगाना जरूरी है। प्राइम नंबर अगर नहीं लगाओगे तो फिर अलग हो। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में किसी नंबर को लिखते हैं तो वो उसके लिए यूनिक होता है, उसके जैसा और किसी का नहीं होता है। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेशन, लिख लेते हैं। इट स्टेट दैट एवरी composite number can be expressed as a product of primes in a unique way। ठीक है, ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्राइम के प्रोडक्ट में एक यूनिक तरीका में। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्या यूज है, इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो इसका यूज होता है जब हमें आगे प्रूफ करना होगा कि कोई नंबर इरेशनल नंबर है, तो उसे हमें प्रूफ करना होगा कि वो इरेशनल है कि नहीं। तो वहाँ पे भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो √2, हम सभी जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, बट हमें प्रूफ करो कि कैसे। तो इसको प्रूफ करने के 2 तरीके हुए। एक तो सिंपल कहेंगे कि इसका 2 का स्क्वायर रूट निकालो, देखोगे तो 1.414 ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ आता रहेगा और जो रिपीट ना होगा। ठीक है, रिपीट ना होगा और कुछ ना कुछ अलग अलग नंबर आता रहेगा। तो इस वजह से हम इसको PYQ के टर्म में नहीं ले सकते। 1.414 इस तरीके से कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो पॉइंट हटाकर क्या लिखोगे नीचे, 10000, कितना जीरो लिखोगे, क्योंकि ये तो रुक नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। क्लास 9th में जो नंबर ये डेसिमल के बाद वाला जो नंबर रिपीट होता था उसको PYQ में कर लेते थे, x मानकर इस तरीके से।
पर इसको नहीं कर पाओ क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, तो पॉइंट देकर तुम्हें भी 0 देता रहना पड़ेगा। पर कब तक करते रहोगे, ये तो कभी इंड नहीं होगा इसका डेसिमल प्लेस, तुम्हारा भी 0 इंड नहीं होगा। तो इस तरीके से चलता जाएगा और कभी हम p/q में लिख ही नहीं पाएंगे इसको। तो √2 को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इरेशनल नंबर है। तो एक ये तरीका हुआ प्रूफ करने का कि √2 को प्रूफ करिए कि इरेशनल नंबर है। तो सिंपल कहेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो एनसीईआरटी में बताया है यहाँ पे, वो तरीका ये है कि हम आगे मानते हैं कि प्रूफ करना है मुझे, मान लो √2 को हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर है, तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनाते हैं। पहले कहते हैं कि चलिए इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि, तो मान लीजिए कि √2 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो p/q के बराबर में करेंगे। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर है, पर हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि √2 रेशनल नंबर है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, पर हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो उसे p/q के बराबर लिख सकते हैं। और ये p/q क्या है, p एंड q आर को प्राइम। ये क्या होता है, तो जो भी हमारे पास जो रेशनल नंबर आते हैं वो को प्राइम के फॉर्मेट में ही होते हैं ना, फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 7/12। हाँ, को प्राइम मतलब कि ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिसके कॉमन फैक्टर एक हो, सिर्फ एक हो, है ना, कि हम काट ना पाए, तो वैसी स्थिति में है ये। ठीक है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये 2 हो गया, इधर हो गया p²/q², तो p² इज इक्वल टू 2q²। अब यहाँ पे देखो कि p² इज इक्वल टू 2q² लिखा है, मान लो ऐसे लिखा रहे 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे 6 इज अ डिवीजर ऑफ 12, 2 इज ऑल्सो अ डिवीजर और फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, तो यहाँ पे भी p² इज इक्वल टू 2 इंटू q² लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 2 इज अ डिवीजर ऑफ p² और q² इज ऑल्सो अ डिवीजर ऑफ p²। तो देखिए यहाँ पे हम लोग शुरू में क्या माने थे, दोनों का कॉमन डिवीजर सिर्फ एक हो, पर p नहीं, p का स्क्वायर का एक डिवीजर मिल गया 2, तो 2 इज डिवीजर ऑफ p², या सिंपली बोले तो p² इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, p² अगर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होता है। ये चीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं कोई 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो 8 भी 2 से डिविजिबल ही होता है ना। 8 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल तो 8 भी 2 से डिविजिबल है। 8 का स्क्वायर अगर मान लीजिए 8 से डिविजिबल है तो 8 भी 8 से डिविजिबल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कहेंगे कि 2 इज ऑल्सो अ डिवीजर ऑफ p, तो p का एक फैक्टर मिल गया 2। अब q का भी फैक्टर मिल जाएगा 2, तो हम कहेंगे यहाँ तो कॉमन फैक्टर है 2, पर हमने तो शुरू में माना था कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है कि हमने गलत एजम्पशन किया, और वो गलत एजम्पशन ये है कि ये रेशनल नंबर है, तो इसके वजह से ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ करते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। अच्छा, हम यहाँ फंडामेंटल थ्योरम लगाएं कहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लगाएं, एक नंबर को यूनिक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखे ना, तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम लगाएं। खैर इस चीज़ को हम क्वेश्चन में और आगे बढ़ाएंगे, अभी हम बस एक समझा रहे थे कि कैसे फंडामेंटल यहाँ पे काम आता है। आगे फंडामेंटल का एक और यूज़ है, जब हमें ये बताना होता है कि कोई जो फ्रैक्शन है, कोई जो रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा
कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जब हमें बताना होता है कि कोई फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो हम इसका यूज करते हैं टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। 3 केसेस होते हैं, आपको शायद याद हो, 3 केसेस होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। एक और केस होता है, जैसे कि मान लो ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये कोई जो PYQ के फॉर्म में है, जैसे कि 6/7, तो इसका डेसिमल जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो यहाँ पे होगा ही नहीं। कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी बात है। वो अगर होगा, वो तो जैसे कि मतलब मान लो ये ऐसा कहते हैं कि 6/7 टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं पता, मान लो नहीं पता। ये होगा कि नहीं, मान लो नहीं पता। एक और पूछे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा कि नहीं, तो वो तो नहीं होगा, वो तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि वो देखो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है ना, इस तरीके से है। और इस तरीके को हम PYQ में लिख नहीं सकते हैं, और ये PYQ में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऐसा हो नहीं सकता। ये किस में होता है? इरेशनल नंबर का होता है, और ये इरेशनल नंबर है नहीं, तो ये कैसे हो जाएगा? जब डेसिमल से PYQ में लिख नहीं सकते तो PYQ से ऐसा कैसे ला सकते हैं, है ना। अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको हम PYQ में नहीं ला पाएंगे, तो जब PYQ में जो आया हुआ है उसको ऐसा कैसे ले आएंगे? तो इसका 2 ही होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको हम PYQ में ला सकें। इसको भी ला सकते हैं, इसको भी ला सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन होगा? तो इसे हम सिंपली क्लास 8 में भी या 9 में भी पढ़े होंगे कि सिंपली हम यहाँ इसका डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर का प्राइम नंबर का प्रोडक्ट देखते हैं। अगेन यही काम करते हैं, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट देखते हैं और ये देखते हैं कि इसमें 2 एंड 5 का है कि नहीं। सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो, सिर्फ 2 और 5 हो, तब ये नंबर टर्मिनेटिंग है, और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जैसे कि मान लो 6/50 होता तो ये नंबर टर्मिनेटिंग है। बट ये नंबर, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर का प्रोडक्ट नहीं है, तो जैसे कि प्राइम नंबर का तो प्रोडक्ट है 7 × 1 7, बट 7 ओनली, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये तो मतलब प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, बट इसको ये 2/5 में नहीं है। 2/5 में होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। ये सब तो पता ही है, तो यहाँ पे भी हम लोग फंडामेंटल यूज करते हैं। यहाँ पर एक NCERT में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने के लिए। क्या यहाँ पे दिया है कि एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, जो वो अपना अंडा बेच रहा था। तो an idler who did not have much work to do started to get the trader into a wordy duel। तो एक शराबी है जिसको कुछ करने का तो है नहीं, वो इस जो ट्रेडर था उसके साथ बहस करने लगा। This grew into a fight. He pulled the basket and with eggs and dashed it on the floor। ये बहस आगे चल के झगड़ा में तब्दील हो गया, और फिर वो जो इडलर था वो बास्केट को खींचकर जमीन पे फ्लोर पे गिरा दिया और उसके अंडे टूट गए। द ट्रेडर रिक्वेस्टेड द पंचायत टू आस्क द इडलर टू पे फॉर द ब्रोकन एग्स। ट्रेडर ने पंचायत से रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये अंडे का पैसा इडलर से मंगाएं। पंचायत आस्क्ड द ट्रेडर हाउ मेनी एग्स वेर ब्रोकन। ही गेव द फॉलोइंग रिस्पॉन्स। पंचायत पूछता है कि आपके कितने अंडे थे, तो वो ट्रेडर बताता है अपना कितने उसके अंडे थे।
तो वो कुछ इस तरीके से एक अलग ही तरीका से बताता है। वो बताता है कि अगर उस अंडे को पेयर में गिना जाए, दो दो करके काउंट किया जाए, तो लास्ट में एक बच जाएगा। जैसे कि मान लो आपके पास 7 अंडे हैं, तो दो दो करके काउंट करो, 2 2 4, 2 2 4 2 6, है ना। 3 पेयर बना दो दो का, 3 पेयर बना दो दो का, और लास्ट में एक बच गया। तो ये बोलना चाह रहा है। अब इससे तो पता नहीं चलता, इससे तो कह सकते हो 7 भी अंडे होंगे, या 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं अंडे, 11 हो सकते हैं। तो इस तरीके से तो बहुत हो सकते हैं। तो कुछ और बताओ। तो कुछ और बताया कि अगर 3 3 का 3 3 कर करके जोड़े तो 2 बच जाएंगे, 4 4 करके जोड़े तो 3 बच जाएंगे। इस तरीके से वो बताते गए, और बोले लास्ट में कि अगर 7 7 करके जोड़े तो कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 7, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है ना। जैसे कि अब यहाँ से पता चलता है कि वो अंडा 7 होगा, या तो 14 होगा, या तो 21 होगा, है ना। अगर 21 होगा तो 7 7 7 3 बार में करेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इससे इतने सारे पते चलते हैं। फिर लास्ट में एक और बोला कि मेरे जो बास्केट है उसमें 150 से ज़्यादा अंडे नहीं आ सकते हैं। तो इतना सब डेटा से, ये डेटा के हेल्प से आप बता सकते हो कि उसके पास कितने अंडे होंगे एग्जैक्ट। तो इसे हम ट्राई करते हैं। पहले बोला कि यदि अगर हम पेयर में करते हैं काउंट तो एक बचेगा। तो जैसे मान लो कि अंडा ए था, ए अंडे थे, ठीक, और इसको हम पेयर में काउंट करते हैं, मतलब 2 2 करके, तो रिमाइंडर एक बचेगा, है ना, कुछ लास्ट में एक बच जाएंगे। तो 2 2 2 करके कितना तक करेंगे हम, है ना। अगर ये मान लो 7 होता तो 2 2 2 3 बार करते, या इसको, है ना, और एक रिमाइंडर बच जाएगा। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 और एक रिमाइंडर बच गया, है ना। तो 7 है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, 9 है तो 2 4 जा 8 और एक रिमाइंडर बच जाएगा, अगर अंडे 7 है या 9 है तो। पर अगर अंडे ए हैं तो हम इस तरीके से 2 2 करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा, मान लो क्यू, और रिमाइंडर आ गया, कुछ घटाने पे आ जाएगा एक। अच्छा, रिमाइंडर तो पता है एक, है ना, आर नहीं लिखेंगे, एक। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा हमें क्या सिखाता है कि a बराबर 2q प्लस 1, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख दिए, है ना। ये लेमा ही बोला ना कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, या कोई दो नंबर के बीच में एक ऐसा यूनिक इंटीजर होता है q और r, जिसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा। तो लेमा के हेल्प से हम ऐसे लिख दिए कि अगर ए अंडे हैं और दो दो करके काउंट कर रहे हैं तो क्यू टाइम्स काउंट करेंगे और एक बच जाएगा। अगला है कि इसी ए अंडे को अगर 3 3 करके काउंट करते हो तो 2 बचेगा। तो मतलब ए को 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा, मान लो p, और रिमाइंडर बचेगा 2। तो इसको ए को 3p प्लस 2 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, 4 4 करके करेंगे, कुछ अलग आएगा। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो p आया, तो यहाँ पे 4 से करेंगे इस नंबर को तो कुछ अलग ही आएगा, r लेते हैं। तो 4 4 से करेंगे तो 3 रिमाइंडर। सिमिलरली 5 5 से करेंगे, इसी को l लेते हैं तो 4 रिमाइंडर। 6 6 से करेंगे, t लेते हैं तो 5 रिमाइंडर। 7 7 से अगर काउंट करते हैं तो कुछ नहीं। तो ये है, और 150 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे
कोई यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ हिट एंड ट्राई यूज़ करते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ से हम इस डेटा से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एग या तो 7 होंगे, या तो 14 होगा, या तो 21 होगा। तो सिंपल कहें तो 7 का मल्टीपल्स होगा। तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मान लो 14 है, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 14 लिखना पड़ेगा। पर क्या यहाँ 14 सेटिस्फाई हो रहा है? अगर 14 लेकर चलते हैं तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि ये क्या कह रहा है कि a को 6 से डिवाइड किए तो t क्वोशिएंट 5 रिमाइंडर। तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे, 14 को 6 से डिवाइड किए तो क्या आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा? नहीं, तो 14 नहीं होगा। इसी तरीके से 21 पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी 21 अप्लाई करते हैं। यहाँ पास हो जाएगा तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, सबको देखेंगे। तो 21 से देखते हैं, तो 21 से जब 21 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा? नहीं। इसी तरीके से 7 4 28 करते जाएंगे और मान लेते हैं एक और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। होगा तो कोई एक ही आंसर, 2 आंसर नहीं हो सकते, 3 आंसर नहीं हो सकते। अगर इसी तरीके से करते जाओगे तो एक नंबर आएगा एंड दैट इज 119। दैट नंबर इज 119। 119 7 का टेबल में 119 भी आता है, 7 का मल्टीपल्स में 119 भी आता है। तो कितने बार में आता है? 17 टाइम्स, है ना। तो 119। अब क्या 119 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा? मतलब 119 को 6 कर करके जोड़ेंगे तो लास्ट में 5 बचेगा, है ना। इसी को इस तरीके से बोल सकते हैं। नाइन, 5 आ गया। यहाँ पे भी करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पे भी करोगे तो सब जगह ये सेटिस्फाई होगा। तो ये 119 कैसे आया? धीरे धीरे हिट एंड ट्राई करते करते आया है, ठीक है। यहाँ पे भी कह रहा है, इस तरीके से सबको लिखा है, और यहाँ पे कह रहा है कि यू मस्ट लुक फॉर द मल्टीपल्स ऑफ 7। हाँ, हम लोग 7 के मल्टीपल्स में ही देखे थे अपना आंसर, और विच सेटिस्फाई ऑल कंडीशन, जो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। 7 का वह मल्टीपल जो सभी को सेटिस्फाई करे, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बाय ट्रायल एंड एरर यू विल फाइंड ही हैड 119x। ट्राई कर करके, वैल्यू पुट कर करके आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। तो हम लोग एक्चुअली में अभी जो हम लोग कर रहे थे, यहाँ एलसीएम का कंसेप्ट ही यूज कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि 7 का मल्टीपल्स लिए। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, वो सबसे छोटा मल्टीपल्स जो सब में कॉमन हो। मीन्स दैट इट इज मीन इट इज मीन्स एलसीएम। तो 7 का मल्टीपल्स हम सब जगह पुट कर रहे थे, और सबसे छोटा 119 ही आया। इससे पहले और कोई नंबर नहीं आया था जो सबको सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे 119। तो यहाँ हम एलसीएम का कंसेप्ट यूज किए हैं, ठीक है। तो और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इस चीज़ को और हम अच्छे से समझते हैं। इसको 2-3 नंबर से डिवाइड करके समझाया जाता है। तो जैसे एक 17 है और 6 है, क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि अगर 2 नंबर है तो देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर q एंड r विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इन दिस वे से, है ना। तो 17 और 6 2 नंबर है, तो पक्का 2 इंटीजर एक जरूर होगा जो इसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा। तो वो 2 क्या होगा, तो हम डिवीजन करके देख लेते हैं। तो वो 16 × 2 + 5 ये हुआ वो 2 इंटीजर, यूनिक इंटीजर है ये। ऐसे ही 5 और 12 2 नंबर है, इसे भी हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें भी कोई 2 अलग ही इंटीजर होगा जो किसी के जैसा नहीं होगा।
है ना, किसी और दूसरे नंबर के जैसा नहीं होगा। तो इसको हम करेंगे तो इसका आएगा 5 इंटू 2 प्लस 2, ये 2 क्वोशंट और 2 रिमाइंडर सिर्फ इसी में आएगा। सिमिलरली और है एक, तो इस तरीके से लिखना या इस तरीके से डिवाइड करना हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। और एल्गोरिदम क्या होता है, याद करो, एल्गोरिदम इसी चीज़ को बार बार करते हैं ताकि हम एचसीएफ निकाल पाएँ, तो दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर है 20 और 4। इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से 4 इंटू 5 प्लस 0। यहाँ पे भी 2 यूनिक इंटीजर है ना। यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे ऐसा दिया रहे और कहा जाए कि 12 को 5 से डिवीजन किया जा रहा है तो ऐसे लिखेंगे। पर अगर ये कहा जाए इस तरीके से 5 को 12 से डिवीजन किया जाए, इसमें डिवीजन लेमा बताओ तो क्या होगा। मतलब 5 यहाँ पे हमारा ए है तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रिमाइंडर ही 0 होता है, क्वोशंट भी 0 हो सकता है, तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ देखते हैं, ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यहाँ बताया गया थ्योरम जो हम आपको ऑलरेडी लिखा चुके हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज बिटवीन 0 to b। दिस रिजल्ट वाज परहैप्स नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये चीज़ें जो है हम लोग बहुत पहले से जानते थे, है ना। बट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक 7 ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट। एक बुक है बुक 7 ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट, उसमें सबसे पहले इस चीज़ को बताया गया। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम याद करिए, जिससे जो हम बार बार लेमा यूज करते थे, तो इसी पे आधारित था ना, बार इसी पे डिपेंडेंट था ना वो, इसी को स्टेप बाय स्टेप लिखते चले गए। एल्गोरिदम होता क्या है, तो यहाँ बताया गया, एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम एक सीरीज है, एक चेन है, एक के बाद जो न चीज़ें आती है उसको सीरीज कहते हैं। तो एक सीरीज है एक स्टेप का, और जिस स्टेप जो वो कौन सा क्या है स्टेप, वो स्टेप हमें कुछ तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कराती है। एक सीरीज ऑफ स्टेप है, एक सीरीज ऑफ स्टेप है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरीके से यूज करते हैं, और वो स्टेप हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। The word algorithm comes from the name of the 9th century Persian mathematician Al-Khwarizmi। तो अल-ख्वारिज़मी के नाम से ये आया एल्गोरिदम। In fact, even the word algebra is derived from a book he wrote called हिसाब अल-जबरा वल मुकाबला। तो यहीं से अलजेब्रा आया। अलेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। yes it is true। लेमा क्या है, लेमा मीन्स होता है a proven statement that is used to prove something else, है ना। we are using this lemma to prove to obtain a value of HCF, या to lemma means something proven statement that is proved and we use to prove another statement। जैसे कि मान लो एक स्टेटमेंट है कि एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल में 180 डिग्री होता है, इस तरीके से, है ना, कि सम ऑफ एंगल ऑफ लीनियर पे, जैसे क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव समथिंग अदर। लेमा को हम समझाते हैं कि लेमा क्या है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच यूज्ड टू प्रूव समथिंग अदर स्टेटमेंट। जैसे कि मान लो कोई प्रूवन स्टेटमेंट है, जैसे ये हम लोग प्रूफ कर दिए कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर्स इज़ 180। अब ये जान गए। अब इसका हम यूज़ बहुत जगह करते हैं, आप क्लास 9th में किए होंगे, और इसके मदद से हम लोग वहाँ किसी अलग चीज़ को हम प्रूफ करते हैं। तो ये होता है लेमा।
यहाँ आगे बताया गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर। ये एक टेक्निक है, एक तरीका है जिसकी मदद से हम एचसीएफ निकालते हैं किसी नंबर का। और वो कैसे निकालते हैं तो कुछ क्वेश्चन से हम समझते हैं। यहाँ स्टेप वाइज बताया गया है, हम उसे क्वेश्चन में समझते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एचसीएफ निकालना कैसे है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें है 4052 एंड 12,576, दो नंबर हैं और इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने तो हमें आता है बाय डिवीजन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। एक और मेथड होता है, वो मेथड सबसे बेसिक मेथड है और वही समझो कि जैसे तीनों मेथड से निकाल सकते हैं एचसीएफ, पर मेन फंडामेंटल मेथड वही है। वो क्या है कि इसका फैक्टर निकालो, इसका भी फैक्टर निकालो और दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालो और फिर उस कॉमन में से बड़ा कौन है उस वही आंसर हो गया। तो दैट इज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। खैर वो सब में हम लोग नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे समझते हैं कि इसे यूक्लिड डिवीजन का यूज करके, यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज करके कैसे एचसीएफ निकालें। पहले ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 12,576 बड़ा है 4,552 से, तो ये हमारा डिवीजर हो जाएगा और ये डिविडेंड हो जाएगा। अब क्या बोला था यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या बोला था यूक्लिड डिवीजन लेमा कि दो इंटीजर होंगे तो एक दो यूनिक इंटीजर होगा और वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी दो इंटीजर है तो यहाँ पे भी दो यूनिक इंटीजर होगा Q and R। तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे, 12,576 इज इक्वल टू 4,052 इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। पर वो कितना क्वोशेंट होगा तो हमें वो डिवाइड करके मिलेगा, है ना। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, ठीक है, और रिमाइंडर मिलेगा 420। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम लोग यहाँ लेमा यूज किए ना, और यही लेमा बार बार यूज करेंगे, डैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और वही बोला था कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक स्टेप है जिसमें लेमा बार बार यूज करते हैं, तो ये स्टेप है, बार बार लेमा यूज करेंगे। आगे क्या करते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 420 आया और ये हमारा डिवीजर है, तो ये दो अब हमारा नंबर हो गया। और फिर 4052 को, ये हम ऐसा क्यों किए तो इसे हम डिवीजन से समझते हैं। यहाँ हम रखेंगे ये और यहाँ ये, तो इसे हम 3 बार में लगाते हैं तो 6 ये 0 2 4 0 420 आया और ये सब वैसा ही आया है। और ये 420 को फिर वापस हम ऐसे करते हैं और ये लिखते हैं ना, तो वही चीज़ तो यहाँ पे कर रहे हैं। 420 को डिवीजर बना दिए और इसको डिविडेंड बना दिए, तो इसको अब एक्सप्रेस करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे बार बार करते जाएंगे। तो इसको जब 420 से डिवाइड करेंगे इसको तो 9 टाइम्स होगा और 272 रिमाइंडर होगा। फिर अगेन यही करेंगे, ये बार बार करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आगे इन दोनों में से 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148, फिर 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124, फिर इसको डिवाइड करेंगे 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24, फिर 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4, फिर 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब आगे नहीं कर सकते। एट द स्टेज वेयर वी गेट द रिमाइंडर 0, एट दैट टाइम
at that stage divisor will be SCF। तो यहाँ पे हमारा SCF हो गया।